हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस करंट अफेयर्स वीडियो में। जैसे इजराइल का मुद्दा, देश भर की जनता सड़कों पे आ गई, क्या मामला था, डिटेल बात करेंगे। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को पीछे हटना पड़ा, अपना कदम पीछे करना पड़ा। बहुत ही बर्निंग इशू है ये, दुनिया भर के अखबारों में, हिंदुस्तान के अखबार में इसकी खबर छपी है। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे एयर एक्सरसाइज है, राजस्थान का जो राइट टू हेल्थ बिल है, और भी दूसरे मुद्दे हैं, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और प्रश्न होगा पहला, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास यानी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स में भारत के किस फाइटर एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया? आंसर होगा मिराज 2000। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया और किसने आयोजित किया है? तो आयोजन हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। और किसने आयोजित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स ने। ठीक है, मार्च में हर 2 साल पर यह आयोजित किया जाता है और इसमें कई देशों ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे भारत, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, अमेरिका और सिंगापुर। ठीक है, तो ये जो कोबरा वॉरियर्स है ये 2 साल पर आयोजित किया जाता है और ये यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा ये एयर एक्सरसाइज माना जाता है। तो बात हो रही है एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी। और अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। तो क्वेश्चन होगा, इजराइल में किस विधेयक के विरोध में देश भर की जनता सड़कों पर आ गई, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा है? आंसर होगा न्यायिक सुधार। ठीक है, क्या है? न्यायिक सुधार। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। इजराइल की संसद है, उसका नाम क्या है? केनेसेट। तो उसने 24 मार्च 2023 को न्यायिक सुधार बिल यानी जुडिशियल रिफॉर्म बिल पास किया। बेंजामिन नेतन्याहू की जो गठबंधन सरकार है उसके इस कदम के बाद देश भर की जनता सड़कों पे आ गई, ट्रेड यूनियन ने हड़ताल कर दिया। इस के बारे में और डिटेल बताते हैं, पहले मैप के थ्रू देखते हैं कहाँ पर है इजराइल। तो इस अर्थ में प्यारा भारत है हमारा यहाँ पर, और चलते हैं इजराइल की ओर। मैप के थ्रू समझना जरूरी है कहाँ पर इजराइल। तो ये मिडिल ईस्ट है और उसी के पास में ये रहा इजराइल। इधर ये मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर है, तो ये रहा इजराइल। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं आप, फिलिस्तीन का हिस्सा है। ये रेड कलर में जो दिख रहा है आपको वो है इजराइल। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हेर्जोग। और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। राजधानी यरूशलेम है। क्या है? राजधानी यरूशलेम। मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल। तो यहीं पर संसद ने 24 मार्च को न्यायिक सुधार का बिल यानी जुडिशियल रिफॉर्म बिल पास किया। तो उसी के बाद वहाँ पर एकदम तूफान मच गया, हंगामा हो गया, ट्रेड यूनियन ने हड़ताल कर दी, पूरे देश की जनता सड़कों पे आ गई। ये आप कुछ वीडियो देख रहे हैं, इस तरह की भीड़ है। जो तेल अवीव है, वहाँ का सबसे बड़ा जो एक शहर है तेल अवीव, पुलिस, वहाँ के पुलिस चीफ ने प्रदर्शनकारियों के साथ पार्टिसिपेट किया, रैली में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग पर जाने वाले जो सैन्य अधिकारी हैं उन सब ने ट्रेनिंग पर जाने से इनकार कर दिया और बिल का विरोध किया, सड़कों पे आ गए। और ख़ास बात है कि इजराइल में, पूरे इजराइल में जो प्रदर्शन हुए कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। और जब डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के योआव गैलेंट ने बिल के खिलाफ बोला, न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ, तो उनको बेंजामिन नेतन्याहू ने बर्खास्त कर दिया, यानी अपने ही डिफेंस मिनिस्टर को। और उसके बाद तो तूफान मच गया। डिफेंस मिनिस्टर ने यही कहा था, टीवी पर बयान दिया था कि ये जो रिफॉर्म बिल है उससे जुडिशियल सिस्टम कमज़ोर होगा और इससे मिलिट्री में भी फूट पड़ रही है, देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं। तो प्रदर्शन पूरा भड़क गया, बहुत ज़्यादा तूफान मच गया वहाँ पर। और फिर नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रपति को ये कहना पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इस बिल को रोक दें। और फिर 27-28 मार्च को बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बिल को टालने का ऐलान कर दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि क्या है ये जुडिशियल रिफॉर्म बिल जिस पर इतना हंगामा मचा है? देखिए, इससे इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का अधिकार मिल जाएगा वहाँ पर, और इसे नाम दिया गया है ओवरराइड बिल। क्या नाम दिया गया है? ओवरराइड बिल। अगर ये कानून बन जाता है इजराइल में, तो वहाँ की संसद
में जिसके पास भी बहुमत होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देगा 2/3 बहुमत से। निर्वाचित सरकारें जजों की नियुक्ति में दखल दे सकती हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर या उसकी सरकार जिसे चाहेगी उसे वहाँ जज बना लेगी। इस नए जो बिल है, जो कानून आ रहा है उससे। और इजराइल की जनता का ये मानना है कि इससे देश का लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही कमज़ोर होगा। इसमें प्रावधान है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी से हटाना होगा तो प्राइम मिनिस्टर खुद या कैबिनेट उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य घोषित करेगा और उसके बाद संसद की सहमति भी चाहिए। तो नेतन्याहू हालांकि ये कह रहे हैं कि ये कदम न्यायपालिका को मजबूत और पारदर्शी बनाएगा, लेकिन वहाँ की जनता यकीन नहीं कर रही है, तो उसी का विरोध हुआ है। अब सवाल है कि नेतन्याहू को नए बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी, इतना बड़ा मुद्दा बन गया वहाँ पर। दरअसल नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, ट्रायल चल रहा है और उनको चिंता है कि अगर सज़ा हुई तो पद से हटना पड़ेगा, जनता यही समझती है। तो प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये कानून लेकर आए हैं। एक और बात है, लोगों का कहना है कि सत्ता के अहंकार में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं ताकि मन माफिक फैसला अदालत दे सके, जज दे सके। लेकिन जनता ने सड़कों पर उतर के बता दिया है कि कोई व्यक्ति लोकतंत्र में जन इच्छा से, आम लोगों की इच्छा से ऊपर नहीं है। नेतन्याहू को कहना पड़ा कि वो टीवी पर आया और उन्होंने कहा कि अगर संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए गृह युद्ध टालने का मौका हो तो मैं प्रधानमंत्री के तौर पर संवाद करना चाहूँगा, बातचीत करना चाहूँगा। और कहा कि देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, मतलब इतनी ख़राब हालत हो गई इजराइल की इस वक्त, देश की हर जनता, हर व्यक्ति सड़कों पर था। तो बिल टालने के लिए नेतन्याहू ने ऐलान किया है। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम इस बिल को रोक रहे हैं और इसी के बाद प्रदर्शन वहाँ पर रुके हैं। तो इतना बड़ा ये मामला हुआ है। मुझे लगता है कि शॉर्ट में पूरी बात आप समझ चुके होंगे। इजराइल का जो मामला है वो, और ये ख़बर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मतलब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पूरी जुडिशरी को अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं और ये बात वहाँ की जनता समझ रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसके बारे में बताते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी मैं बता रहा हूं उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा, या आप सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली का PDF फ्री होता है। और हाँ, अगर आप पिछले 1 साल और अगले 1 साल तक के तमाम करंट अफेयर्स के PDF चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए 1 ईयर का मेंबरशिप है। बहुत मामूली सी रकम है, कुछ छूट भी चल रही है। तो इसके जरिए आपको मिलेगा PDF वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और कई तरह के PDF होते हैं, 1 लाइनर, MCQ और MCQ विद नोट्स, जैसे मैं बताता हूँ आपको। और मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स का वीकली और मंथली। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशन के लिए। UPSC होगा, BPSC होगा, UPPSC होगा, SSC के तमाम एग्जामिनेशन, CISF, BSF वगैरह वगैरह सबके। और हाँ, बिहार SI का भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो चुका है। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया है आप जाकर ऐप पर वहाँ टेस्ट दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कैसी तैयारी है आपकी। और ये नंबर भी है, इस पर आप चैट भी कर सकते हैं। ओके, तो हज़ारों स्टूडेंट ने लिया, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश के पहले राज्य का नाम बताएं जहाँ की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक को पास किया, राइट टू हेल्थ बिल को पास कर दिया। आंसर होगा राजस्थान। न्यूज़ देख रहे हैं आप। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां राइट टू हेल्थ बिल यानी स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित हुआ है। तो इस नए कानून के तहत अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, उसको फ्री में इलाज करना पड़ सकता है। मरीज के पास अगर पैसे नहीं हैं तो इलाज से इनकार नहीं कर सकता है वो हॉस्पिटल। इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को फ्री में इलाज करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वो फ्री में ही करेगा, उससे पैसे नहीं मिलेंगे, उसे पैसे मिलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार अलग से एक फंड बना रही है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज किया है किसी का फ्री में तो उसको रिम्बर्स कर दिया जाएगा, वो रकम उसको मिल जाएगी। और ये 50 या उससे अधिक बेड वाले जो अस्पताल हैं उसी पर ये कानून लागू होगा। दुर्घटना में घायल मरीज को अगर अस्पताल पहुंचाता है कोई भी व्यक्ति तो उसको 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ओके,
तो महत्वपूर्ण बात यह है राइट टू हेल्थ में कि कोई भी अस्पताल ये मना नहीं कर सकता है कि हम इलाज नहीं करेंगे मेडिकल इमरजेंसी में। हाँ, वो दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकता है, उसके लिए पूरी व्यवस्था करनी होगी उसे। और राइट टू हेल्थ जो बिल है ये जब कानून बन जाएगा, गवर्नर जैसे ही साइन करेंगे ये कानून हो जाएगा। तो इसका अगर उल्लंघन करता है कोई अस्पताल तो 10 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान रखा गया। पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 और उसके बाद 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। राइट टू हेल्थ बिल, इसमें शिकायतें सुनने के लिए भी जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी और राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बनेगा और ये जो अथॉरिटी होगी उसमें शिकायतें सुनी जाएंगी और बिल के जो यानी कानून के उल्लंघन से के मामले में इसको सिविल कोर्ट जैसा ही अधिकार होगा। ठीक है, हालांकि इस बिल का डॉक्टर काफ़ी विरोध कर रहे हैं राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का, और वो कह रहे हैं डॉक्टर्स कि ये राइट टू किल है। प्राइवेट हॉस्पिटल इसके विरोध में उतरे हैं। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि इमरजेंसी की परिभाषा यहाँ पर तय नहीं की गई है, तो हर मरीज अपनी बीमारी को इमरजेंसी बताकर फ्री में इलाज लेने की कोशिश करेगा, तो ऐसे कैसे खर्च चलेगा। हालांकि बिल में प्रावधान है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर अस्पताल फ्री में इलाज कर रहा है तो वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड होगा उसके द्वारा पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है स्वास्थ्य का अधिकार। अब सवाल ये है कि स्वास्थ्य का जो अधिकार है यानी राइट टू हेल्थ है, इसकी परिकल्पना दुनिया में कब हुई थी, कैसे हुई थी? देखिए, बात है 1946 की, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO उसको बनाया गया था। उसी वक्त ये तय हुआ था कि राइट टू हेल्थ होना चाहिए। ठीक है, उसी समय ये विचार अस्तित्व में आया था राइट टू हेल्थ का। ओके, स्वास्थ्य का अधिकार इसके लिए। तो राजस्थान सरकार ने ये कदम उठाया है, एक इम्पॉर्टेंट ये फैसला है, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप राजस्थान के हों या ना हो, दूसरे राज्यों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ बिल को पास किया है और एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण। राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं इस वक्त? अशोक गहलोत, और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। राजधानी क्या है? जयपुर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ दोस्तों, पसंद आ रहा है तो लाइक बटन एक दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक ही अपील है, सब्सक्राइब करिए और जो घंटी का एक बटन है उसको भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। तो क्वेश्चन होगा अगला, वर्ल्ड बैंक ने असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना उसके लिए कितनी रकम के लोन को मंजूरी दी है? आंसर होगा इसका $108 मिलियन, अमेरिकी डॉलर है ये। ठीक है, तो इसको अगर रुपए में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 889 करोड़ रुपए के आसपास पड़ता है। हालांकि चूँकि रुपए का वैल्यू घटता बढ़ता रहता है, डॉलर का वैल्यू घटता बढ़ता रहता है, इसलिए ये रकम आगे पीछे भी हो सकती है। तो वैसे 889 करोड़ रुपए के आसपास हुआ। तो इस रकम से क्या होगा कि असम की जो आपदा आती है वहाँ पर बाढ़ की, उस पर काम किया जाएगा। आपदा की तैयारी और बाढ़ की भविष्यवाणी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। और इसी के लिए मार्च 2023 में 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को स्वीकृत किया गया। तो क्या है मामला, असम में क्या होता है, मैप के थ्रू भी बताते हैं। देखिए, ये जो लोन है वो असम के 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बड़े निवेश कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। मैप में देख लेते हैं, ये रहा प्यारा भारत और ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के तमाम स्टेट्स हैं और उसी में रेड कलर का जो है वो है असम। अब होता है यहाँ पर क्या है कि हर साल जब बरसात होती है, बरसात का मौसम होता है, तो उस वक्त जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो इधर से निकल कर यहाँ से आते हुए और यहाँ से इधर निकल जाती है, चले जाते हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से ये पूरा इलाका लगभग डूब जाता है बहुत बड़े पैमाने पर और उससे हर साल बहुत नुकसान होता है बाढ़ की वजह से। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गई और वो पूरा हिस्सा असम का कई महीने तक डूबा रहता है, जान माल का नुकसान होता है, कृषि का नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है असम के। तो उसी के लिए
असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना यानी AIRBMP, तो उसको तैयार किया गया और ये है कि बाढ़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा भविष्यवाणी पहले पता हो कि बाढ़ आने वाली है तो उसके लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे पता हो अगर कि अगले 3 दिनों में बाढ़ आने वाली है, 2 दिनों में बाढ़ आने वाली है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी से, या बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो ऐसे में उन इलाकों से जहाँ पर बाढ़ का पानी भर जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लोगों को खाने की समस्या हो जाएगी, तो उनको वहाँ से निकाला जा सकता है और दूसरा मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने ये रकम दी है। 500 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें से ये रकम इतनी मिली है वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी। तो वर्ल्ड बैंक की भी बात कर लें, प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास है। और प्रस्तावित प्रेसिडेंट कौन है, जो अगले संभावित प्रेसिडेंट भी कहिए उनको? अजय बंगा, ठीक है। मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका में। तो असम की बात कर लें, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। राजधानी क्या है? दिसपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। EPFO, उसने कर्मचारी भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में PF कहते हैं उसे, तो उस पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत ब्याज दर तय की है? आंसर होगा इसका 8.15%। ओके, न्यूज़ देख रहे हैं आप। पहले ये 8.1% था, अब 8.15% कर दिया गया है EPFO के द्वारा। तो EPFO उसका फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, उसके तहत एक संगठन है और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो संगठित जो वर्कफोर्स है, जहाँ भी लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो उनके भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड, PF, पेंशन योजना, बीमा योजना, इन सब के संचालन के लिए जिम्मेदार है। और ये EPFO जो है ना, वो जो फंड है प्रोविडेंट फंड PF, उस रकम को अलग अलग जगहों पर निवेश करता है। शेयर बाज़ार में भी बड़े पैमाने पर निवेश होता है उसकी रकम, और उससे जो इनकम होता है तो वो फिर ब्याज के तौर पर ये देता है। EPFO जो जिन लोगों ने फंड दिया हुआ है, जमा किया हुआ है PF में, तो उसको उसका ब्याज का हिस्सा मिलता है इस तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मशहूर कॉमेडी एक्टर इनोसेंट, उनका निधन हो गया 23 मार्च 2023 को, तो वे किस भाषाई फिल्मों में प्रसिद्ध थे? किस भाषाई फिल्मों में प्रसिद्ध थे? आंसर होगा मलयाली, ठीक है। केरल में जो भाषा है मलयालम, मलयाली उसी, ठीक है। और उनको किंग ऑफ ह्यूमर कहा जाता था। क्या? किंग ऑफ ह्यूमर कहा जाता था। ये भी सवाल हो सकता है आपसे कि मलयाली कॉमेडी एक्टर का नाम बताएं जिनको किंग ऑफ ह्यूमर कहा जाता था, ठीक है। तो न्यूज़ में देख रहे हैं आप कि वेटरन एक्टर एंड फॉर्मर MP, ये फिल्म प्रोड्यूसर भी थे, केरल से वहाँ पूर्व सांसद भी रह चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इंग्लिश में कहेंगे इसे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, तो उसने ईल मछली की नई प्रजाति को राज्य में, मतलब किस राज्य में खोजा है नई प्रजाति? आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में खोजा गया है, ICAR ने ढूंढा है, नई प्रजाति है और इसको नाम दिया गया है जिम्नोथोरेक्स तमिलनाडुएंसिस, ठीक है, ये नाम दिया गया है जिम्नोथोरेक्स तमिलनाडुएंसिस, या फिर इसको तमिलनाडु ब्राउन मोर ईल कहेंगे इसे। ये मछली की एक प्रजाति है जो सांप के जैसा ही दिखती है ये मछली। ओके, इंपॉर्टेंट बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। संसद ने कितने रुपए के खर्च का बजट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो विधेयक था, बजट विधेयक, उसे पास किया? आंसर होगा 45.03 लाख करोड़ रुपए। ओके, न्यूज़ देख रहे हैं आप, 27 मार्च का है। तो संसद के दोनों सदनों ने बजट विधेयक को पास कर दिया। दरअसल मामला ये है कि बजट सत्र में लगातार हंगामा चल रहा है, अलग अलग वजहों से, आपको पता होगा, खबरें पढ़ रहे होंगे आप। तो इस वजह से बिना चर्चा के ही सबसे पहले तो 23 मार्च को लोकसभा ने इस बजट विधेयक को पास कर दिया था, उसके बाद 27 मार्च को राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया। और वित्त मंत्री ने कब पेश किया था संसद में इस विधेयक को, बजट विधेयक को? तो 31 जनवरी
को लोकसभा में पेश किया था। ठीक है, तो ये बजट पास हो चुका है और सरकार को परमिशन मिल गई है कि वो खर्च करे। ठीक है, जो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उस पर वो खर्च कर सके। तो बजट के बारे में वैसे तो मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो बजट का भी देख सकते हैं। ओके, तो बजट में जो एक्सपेंडिचर खर्च है वो है 45.03 लाख करोड़ रुपए और उतना ही है इनकम का भी लक्ष्य। ठीक है, डिटेल समझना चाहते हैं तो वीडियो स्पेशल जो बजट का है वो देखना जरूर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, किन सशस्त्र बलों के बीच में वायु प्रहार अभ्यास मार्च 2023 में हुआ है? आंसर होगा एयरफोर्स और आर्मी, इन दोनों के बीच में हुआ है। क्या है? वायु प्रहार। ये आयोजित किया गया है और कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ईस्टर्न रीजन में किया गया, पूर्वी भारत में इसका आयोजन किया गया। दरअसल मामला ये है कि LAC पर, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और चीन से हमारा जो जहाँ से हम कनेक्ट होते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ इंडिया और चाइना के बीच में तनाव काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी बीच में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने ईस्टर्न रीजन में ये युद्धाभ्यास किया है, दोनों सेनाओं ने, वायु प्रहार, और ये 96 आवर तक चला है। उद्देश्य यही था कि सेना और एयरफोर्स के बीच में युद्ध के माहौल में तालमेल बेहतर रह सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कि इंडियन आर्मी का जो पूर्वी कमान है वो कहाँ पर है, तो वह है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, और एयरफोर्स का पूर्वी कमान कहाँ पर है? शिलोंग, मेघालय में। ठीक है, तो यहाँ पर है एयरफोर्स का जो ईस्टर्न कमान है उसका हेडक्वार्टर, और पश्चिम बंगाल ये कोलकाता में, यहाँ पर है इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर। तो इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। और एयरफोर्स चीफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अभी हाल ही में विधेयक पारित किया और इस विधेयक को सदन में यानी विधानसभा में रखा था वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। इस बिल का नाम क्या है? मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023 पास कर दिया गया है। और ये जो विधेयक है वो पत्रकारों, मीडिया संस्थानों और मास मीडिया जैसे जो समाचार कलेक्ट कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, जो ट्रेनी हैं, इंटर्न हैं, इन सब को रजिस्ट्रेशन का प्रावधान करता है। तो मतलब कि इन सबको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उद्देश्य यही है कि जो मीडिया कर्मी हैं उनका क्लासिफिकेशन हो सके और उनकी सुरक्षा बेहतर हो सके। और ये शिकायतों को निपटाने के लिए एक समिति का भी गठन किए जाने का इसमें प्रावधान है और उसका अध्यक्ष कोई रिटायर्ड प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी होगा। ठीक है, और उसमें पत्रकार और सरकारी अधिकारी उसमें शामिल होंगे। ओके, तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर कौन है? विश्वा भूषण हरिचंदन, राजधानी रायपुर है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को। और मेंबरशिप आपके लिए है, एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को सुबह 7 बजे, देखना मत भूलना ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स।